आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। आपने कभी नोट किया होगा कि चीज़ें पुरानी होकर टूट जाती हैं। आप देखते हैं फ्लाईओवर बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पुराने होकर टूट जाते हैं। आप अप्लायंसेस लेते हैं, फ़ैन लेते हैं, बड़े बड़े शैंडलियर्स लेते हैं, पुराने होकर टूट जाते हैं। आपकी चेयर होती हैं, पुरानी होकर टूट जाती हैं। तो ये बहुत बार आपने गौर किया होगा कि चीज़ें पुरानी होकर टूट जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें ऐसी क्या बात है कि चीज़ें पुरानी होकर क्यों टूटती हैं, जबकि एटम तो वही रहता है, मॉलिक्यूल वही रहता है। अब हर एक सब्सटेंस एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अब एटम और मॉलिक्यूल तो ख़त्म होता नहीं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली बात थी। अब चीज़ें पुरानी होकर टूट जाती हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आज ये मिस्ट्री हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट आता है जिसे एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेजर ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि आखिर एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस प्रेजेंट होती है उसे एंट्रोपी के नाम से पहचाना जाता है। अब रैंडमनेस किसे कहा जाता है? रैंडमनेस का मतलब अव्यवस्था। हिंदी में अगर कहें तो अव्यवस्था। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होती है उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होती है। जैसे आपने अपने बालों को अच्छे से हिला दिया, बिखेर दिया, अव्यवस्थित, रैंडमनेस ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है। अपने बालों को कॉम्ब कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, रैंडमनेस कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई। आप 10 बच्चे एक जगह बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कोई मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, रैंडमनेस कम है, एंट्रोपी कम है। आप 10 के 10 बच्चे उठ के चलने लगे, अव्यवस्था बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। तो जहाँ कहीं पर अव्यवस्था बढ़ती है उसे रैंडमनेस कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? रैंडमनेस इंक्रीज हुई। कहीं भी अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो वहाँ रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर कहीं पर डेल्टा एस नेगेटिव होगा वहाँ रैंडमनेस घटेगी। और कहीं पर अगर डेल्टा एस 0 होगा तो वहाँ पर रैंडमनेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, कहाँ डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, डेल्टा एस 0 होगा। तो मैं आपको रैंडमनेस में ये चीज़ सिखाता हूँ कि भाई डेल्टा एस पॉजिटिव कब कब होगा, रैंडमनेस कब कब बढ़ेगी। अब रैंडमनेस बढ़ती है इन केसेस में अगर कहीं पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। अगर किसी प्रोसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने इसको हीट किया, ये 2 पार्टिकल में टूट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, भीड़ भाड़ बढ़ जाना, अव्यवस्था बढ़ जाना, रैंडमनेस बढ़ जाना। तो यहाँ रैंडमनेस बढ़ गई। तो किसी भी प्रोसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। मेरे पास ये पेन है, एक पेन है, मैंने 2 में सेपरेट कर दिया, ढक्कन अलग, पेन अलग, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, रैंडमनेस यहाँ पर बढ़ गई। दूसरा, कहीं पर अगर मोशन इंक्रीज होता है तो अभी वहाँ रैंडमनेस बढ़ती है, मोशन इंक्रीज। जैसे वाटर लिक्विड है और वाटर को इवेपोरेट कर दिया तो वाटर गैस बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, यहाँ रैंडमनेस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर मोशन बढ़ता है तो रैंडमनेस बढ़ती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो वहाँ भी रैंडमनेस बढ़ती है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, जैसे यहाँ पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक बार क्या हुआ, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो गए, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो रैंडमनेस बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ गई। लिक्विड वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गैशियस वाटर में नहीं होता। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, रैंडमनेस बढ़ती है। अब यही चीज़ें हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में होती हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पर कोई पुल बनाया गया, ईंटें लगाई गई या कोई भी पार्टिकल लगाए गए, जैसे मैं यहाँ पर सपोज मानता हूँ ये ईंटें लगाई गई और ईंटें लगा के पुल को बनाया, इनके बीच में सीमेंट को भर दिया गया। अब जैसे जैसे इस पुल के ऊपर लोग चलेंगे, व्हीकल आएंगे जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे जैसे इस पे मोशन होगा, तो जब आप किसी पुल पे चलते हैं ना, तो आपकी एनर्जी का एक हिस्सा पुल में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी एनर्जी का एक हिस्सा पुल में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हिस्सा जब एब्जॉर्ब होता है तो इनके बीच में ज़रा सी रैंडमनेस बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू होते हैं और जैसे ही ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिर और ज़्यादा लोग इस पुल पे चले, इस पुल पे आए, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इनके बीच में मोशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और इस वजह से वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, चीज़ें अपने आप टूटना शुरू हो जाएंगी। तो चीज़ें पुरानी होकर टूटती हैं, कारण हुआ क्योंकि समय के साथ साथ वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है और चीज़ें धीरे धीरे पुरानी होके टूटती चली जाती हैं। ये यहाँ पर कारण हो गया। अब आपको एंट्रोपी का कंसेप्ट इसी वीडियो लेक्चर में अपने स्कूल के लेवल के लिए भी तैयार हो जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये फार्मूला डेल्टा एस का। बट आपको न्यूमेरिकल में इस फार्मूले को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सा फार्मूला इस्तेमाल करें, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अगर आपको एंथैल्पी चेंज दिया गया है, एंथैल्पी आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा किस तरह से निकालनी है। अगर आपके पास एंथैल्पी चेंज है, टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, तो आप एंट्रोपी चेंज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एंट्रोपी चेंज की यूनिट क्या होगी? अब डेल्टा एच की यूनिट जूल पर मोल, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो ये क्या हुआ? जूल पर केल्विन पर मोल। अब एंथैल्पी की यूनिट जूल भी हो सकती है, किलो जूल भी हो सकती है। तो अगर आप एंथैल्पी किलो जूल में ले रहे हैं तो किलो जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन प्रेफरेबली मैं ये कहूँगा कि आपको जूल पर केल्विन पर मोल की यूनिट प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एंट्रोपी चेंज बहुत कम होता है और बहुत कम होने की वजह से इसको जूल में मेज़र किया जाए तो ये हमारे लिए बेटर होता है। सपोज़ आपसे क्वेश्चन दे दिया, आपसे कहा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंथैल्पी चेंज है 100 किलो जूल, आपको बताना है एंट्रोपी चेंज क्या होगा। टेम्परेचर गिवन है, एंथैल्पी चेंज गिवन है, आपको बताना है एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी। बट याद रखें प्रॉपर यूनिट, मैंने कहा कि आपको जूल में लेना है, तो डेल्टा एच किलो जूल में है, उसे जूल में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लें और इस तरह से
इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दिस इज 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 273। आपका जवाब सॉल्व हो गया। देखो पिछले लेक्चर में भी हमने एंथैल्पी चेंज को चुटकी में समझा दिया, यहाँ एंट्रोपी चेंज। बस ऐसे ही रिवीजन करते रहो, चीज़ों को याद करते रहो, आपको टॉपिक आसान लगेगा। आपसे पूछें फ्लो ऑफ वाटर, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब फ्लो ऑफ वाटर कहाँ है, फ्लो ऑफ वाटर में मोशन बढ़ता है, मोशन बढ़ता है तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में देता हूँ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में बताना है डेल्टा एस क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंड हार्डनिंग ऑफ एग, यहाँ पे डेल्टा एस क्या होता है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।